हमारे पैनल को। अब आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़े हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉलीकैब के साथ। आपका एक टॉप प्रेफर्ड आइडिया था और एक आपने लीप ऑफ फेथ लिया था जब ये बड़ी डिक्लाइन आई थी। उस लीप ऑफ फेथ को क्या मार्केट ने रिवॉर्ड किया है और क्या अब वापस ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने को तैयार है? अनुज, लीप ऑफ फेथ से ज्यादा आई थिंक मार्केट पेशेंस रिवॉर्ड करता है और कहता है कि आप नीजर रिएक्शन मत देखिए। हमने वो श्री सीमेंट में देखा है, हीरो मोटोकॉर्प में देखा है, कुछ हद तक मैनकाइंड फार्मा में देखा है। जब भी ऐसा कोई सर्च हुआ है, इमीडिएट रिएक्शन हमेशा नेगेटिव आता है, तो थोड़ा सा इवेंट को प्ले आउट होने देना चाहिए। और मार्केट के रिएक्शन से ये लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। कई बार मुझे लगता है भाव आपको बहुत कुछ बताता है, बट मैं अभी भी, वो कहते हैं ना, आई डोंट वांट टू जंप द गन। मैं अभी भी वेट करना चाहूंगा। हमारे पोर्टफोलियो में अराउंड 3.5-4% का एक्सपोजर है। हमने मेंटेन किया, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम जब मार्केट में मूव आया था। तो मैं एग्जैक्ट इम्पैक्ट देखना चाहूंगा, क्वार्टरली अर्निंग्स सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मल्टीपल है पॉलीकैब का 50 टाइम्स का, ये कुछ हद तक गवर्नेंस का है। तो मार्केट थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये वन ऑफ इवेंट था और कोई सीरियस लैप्स नहीं था अकाउंटिंग में और बुक्स में। तो वो मैं एक बार देखना चाहूंगा। बिजनेस परफॉर्मेंस सॉलिड है, हमने चैनल चेक्स किए हैं, ओवरऑल डिमांड बहुत अच्छी है, केबल्स एंड वायर्स की, हाउसिंग लेड भी है, पावर लेड भी है। तो स्ट्रक्चरल सारे ट्रिगर्स हैं स्टॉक पे। थोड़ा सा बस मार्केट देखना चाहेगा कि गवर्नेंस और अकाउंट्स और जो बुक कीपिंग है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, पता नहीं आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, एक रेनेसांस टाइप का मूव आया यहाँ पर, एक्साइड इंडस्ट्रीज। काफ़ी साल तक इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो एक ही झटके में शानदार मूव हुआ। ये देखिए स्टॉक का चार्ट, बताइए क्या कोई व्यू है इस पर? अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम बट उसको अमर राजा हमारे यूनिवर्स में जरूर है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसमें। अभी एलन मस्क का भी मीटिंग है नेक्स्ट वीक और ईवी स्पेस में काफी काफी एक्शन एक्सपेक्टेड है और ये काफी डिस्ट्रप्टिव स्पेस है। और एक्साइड में काफी वैल्यू था, बहुत बहुत सस्ता स्टॉक था, और सम ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू स्टॉक्स था। तो आई थिंक मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड किया है और अभी थोड़ा सा वैल्यू, क्योंकि आप देखिए 10 ईयर यील्ड यूएस की अभी भी 4.5 4.6 लेवल्स पे है। जहां भी मार्केट थोड़ा सा वैल्यू देखेगा और थोड़ा सा भी उसे टर्न अराउंड लगता है कि चांसेस है, आई थिंक उसको वो रिवॉर्ड कर रहा है। तो एक्साइड एक इज वन ऑफ द सेम स्पेसेस। हम ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अभी जो अनाउंसमेंट आया है, जो उन्होंने स्पेस में अलाउ किया है 100% एफडीआई और 74% ऑटोमेटिक, इसको बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके काफी इम्प्लीकेशंस है। मैंने पहले भी चर्चा की थी जब अनाउंसमेंट्स आए थे बजट पे स्पेस को लेके। तो हमारे रेडार में है, काफी सारे स्टॉक्स हैं, एमटीएआर है, डेटा पैटर्न्स है, जेन टेक्नोलॉजी हम होल्ड करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है डिफेंस स्पेस और ओवरऑल जो हमारी ये थीम है मैन्युफैक्चरिंग की। ये हमारे यूनिवर्स में। ओके, अच्छा गुरमीत, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र दिस साइड। आईटी पे आप क्या कर रहे हैं? अब आप देखिए ना, निफ्टी आईटी ये एक वो इंडेक्स था, इवन आई थिंक द बेस्ट टाइम फेब 2024 में इसने अपना जो हिस्टोरिकल हाई था दिसंबर 2021 का, उसको रीगेन नहीं किया। और मात्र इस छोटे से आई थिंक दौर में सबसे बड़ा डिप भी यहीं पर आया है। निफ्टी आईटी 200 EMA के नीचे है। और अगर आप रीसेंट हाइज को भी देखें गुरमीत, मतलब 22 फरवरी लगभग 5000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो चुका है। 38,500 के हाई के अगेंस्ट लगभग 33,600 पे आ चुका है। क्या टीसीएस के नंबर्स ने आपको प्रभावित नहीं किया मार्जिन्स के फ्रंट पे? और आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या आईटी है इस वक्त, लार्ज कैप या मिड कैप में? मुझे लगता है टीसीएस के नंबर्स का थोड़ा, ये जो इजराइल हमास इवेंट हुआ उस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट का सबड्यूड रिएक्शन आया। नतीजे अच्छे थे, मार्जिन्स बढ़ा है, डील टीसी भी बढ़ा है। और इस एनवायरनमेंट में अगर आपका डील टीसी भी अच्छा है तो बहुत अच्छा साइन है। और मेरा ये मानना है कि हमें अब एक्सटेंचर को नहीं देखना चाहिए खाली, पूरे सेक्टर को
एक तरीके से सेम पेंट से सेम ब्रश से पेंट करने के लिए। आई थिंक कंपनीज में डिफरेंशिएशन होगा। जो कंपनीज अभी भी सिंपल आईटी सर्विसेज कर रही है वहाँ चैलेंज मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा कुछ क्वार्टर्स में। कुछ एक कंपनीज है जो आईपी रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कितना मिक्स है। जैसे HCL टेक है, उसमें आईटी सर्विसेज है, ERD है और प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बिजनेस उनका 20% प्लस एबिटा वाला बिजनेस है और आईपी बिजनेस है। ERD मुझे लगता है काफी स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है, वैल्यूएशन 15-17 टाइम्स है। तो HCL हम लार्ज कैप में ऐड कर रहे हैं। हम इस फॉल में KPIT थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ट्रेंड भी लगभग लॉन्ग टर्म है और लेवल्स ऐड हो रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी हमने ऐड किया था डिप्स पे जब अराउंड 3 डिजिट आया था बीच में ब्रीफली, और परसिस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा सिलेक्टिव है और मुझे लगता है जो मेरा फर्स्ट हमने चेक किया है, हायरिंग वापस से शुरू हुई है कैंपस में। हमारी कुछ सीनियर प्लेसमेंट कंसल्टेंट से बात हुई है, IT हायरिंग इज कमिंग बैक। एट्रिशन बहुत कम हुआ है, नेगेटिव हेडकाउंट आया है कुछ कंपनीज का, उसका मार्जिन पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आईटी में कुछ पॉकेट्स में वैल्यू है। कुछ मिड कैप आईटी अभी भी एक्सपेंसिव है, वो मैं अवॉइड करूंगा, पर सिलेक्टिवली जो नाम मैंने आपको बोले। और देखिए जब आपका थोड़ा सा हेडविंड्स होते हैं, एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, तभी थोड़ा सा वैल्यू मिलता है। तो मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ आईटी को लेकर, स्पेशली ये जो 4-5 नाम्स मैंने आपको बताया। ओके, जो 4-5 नाम शेयर किए हैं। मीनवाइल निफ्टी 22,176 डेढ़ ऊपर, और यानी अब हम ऑलमोस्ट स्लिप होके जो हमारी 3/28 की लास्ट सेशन की मंगलवार की ट्रैजेक्टरी थी उसमें आ चुके हैं हम। गुरमीत, मेटल्स का मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, ऑलमोस्ट आप इसे एक वर्टिकल राइज 10 दिन में कह सकते हैं। मेटल्स का ये मूव जारी रहेगा, और आप लोगों के पोर्टफोलियो में इस वक्त मतलब आपके PMS में क्या क्या इंक्लूडेड है मेटल्स में? तो जैसा मैंने पहले भी बोला है, मेटल्स में आपको थोड़ा सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है, कभी भी कोर नहीं होता है, क्योंकि आपको अपना एंट्री एग्जिट थोड़ा सा टाइम करना पड़ता है। हमारे पोर्टफोलियोज में टाटा स्टील है, मुकंद है। मुकंद एक थोड़ा सा टर्नअराउंड स्टोरी है। बजाज का स्टेक करीबन 74% हो गया है। कंपनी में उन्होंने अराउंड 1400-1500 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ है, डेट रिडक्शन हुआ है, तो लैंड सेल हुई है, एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट्स रीफाइनेंस हुई है। पूरी टीम में रीजिक हो रहा है, उन्होंने जिंदल से CEO लिया है, और काफी चेंजेस हो रहे हैं, और उसके अलावा मशीन टूलिंग में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में है। हिंदाल्को पे भी हमारी थोड़ी नजर है। मेरा ये मानना है कि इंडिया एक कैपेक्स साइकिल में है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साइकिल में है। जब अगर आपको पहले व्यू लेना पड़ेगा, अगर आप उस व्यू में हैं तो तब आप देखते हैं कि कहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, कहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स मुकुंद और टाटा स्टील में है, रेडार में हिंदाल्को भी है, और JSW भी है। ये हमारे पोर्टफोलियो में है मेटल्स में। ओके, गुरमीत, वोडाफोन आइडिया पर कोई व्यू बन रहा है क्या अब, या उसकी वजह से इंडस टावर में क्या एक लग रहा है कि शायद फ्रेश लीज ऑफ लाइफ यहाँ पर, और पूरे सेक्टर के लिए क्या मायने होंगे इसके? अनुज, मेरा मानना है कि कोई एंटिटी पे जो एक क्लाउड था कि गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं, उसको जरूर एड्रेस करता है FPO, और कुछ अच्छे नाम से पार्टिसिपेट भी किया है। बट मेरा ये मानना है कि मैं बिजनेस परफॉर्मेंस को लेके इम्प्रेस नहीं हूँ। 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर बेस जो कंबाइंड एंटिटी का था वो करीबन 22-23 करोड़ से कम हो गया है। 50% रह गया। अगर आपको मर्जर के टाइम 40 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर थे, बेयरली 21-22 करोड़ सब्सक्राइबर है, और आरपू जो है सबसे नीचे है। तो मैं थोड़ा सा और सॉलिड परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि जियो प्लेटफॉर्म की सेपरेट लिस्टिंग ऑन कार्ड्स है। साल लगता है, 2 साल लगता है। उसकी एंटरप्राइज वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है, $150-200 बिलियन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। भारती, मुझे लगता है अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स को $150-200 बिलियन का वैल्यूएशन असाइन करेंगे तो भारती को भी आप 50-60% डिस्काउंट पे नहीं रख सकते। और मुझे लगता है टैरिफ हाइक होंगे। हमने शायद अभी आरपू और हाइक्स देखना है। और भारती इन पर्टिकुलर मुझे लगता है एक कस्प है री रेटिंग के। काफी हद तक स्टॉक ने अच्छा किया है, बट अक्रॉस बिजनेस अच्छा कर रहा है। ब्रॉडबैंड बिजनेस, होम बिजनेस, मोबिलिटी में अफ्रीका बिजनेस स्टेबल है आफ्टर जो करेंसी का इम्पैक्ट आया था। और मुझे लगता है पेमेंट बैंक्स में भी थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग वहां पे भारती कर सकता है। तो मैं इनको लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। वोडाफोन अगर आपको टैक्टिकल होना है क्योंकि फंड इन्फ्यूजन हुआ है, बट इवेंचुअली पैसा नहीं बना है इतने सालों में। मैं 5 साल से सुन रहा हूँ कि फाइनली FPO हुआ है, तो एटलीस्ट गोइंग कंसर्न वाला रिस्क चला गया है। बट मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वोडाफोन को नहीं देखूंगा।
ओके, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वोडाफोन का देखेंगे। अच्छा, एक और स्पेस जहां पर बहुत पैसा बना है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेस, फॉर एग्जांपल एंजल वन, बहुत शानदार नंबर्स फिर से। क्या ये स्पेस फिर से पैसा बनाएगी, और एंजल पर आपका क्या व्यू है, एंजल वन पर? मैं काफी कंस्ट्रक्टिव अनुज एंजल वन पे, मोतीलाल ओसवाल पे। हमारा एक्सपोजर हमने कैश में थोड़ा बढ़ाया था जब थोड़ा करेक्शन आया था, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर भी है, इंश्योरेंस रिलेटेड टाइप्स भी कर रहा है। अभी म्यूचुअल फंड का मार्च का रिपोर्ट आया है, 20 लाख सिर्फ अकाउंट ऐड किए मार्च में हमने। न्यू इन्वेस्टर्स करीबन करीबन 4.46 करोड़ हुए हैं अभी सिर्फ, और यूनिक डीमैट होल्डर्स 9 करोड़ है। बहुत बड़ा रनवे है अनुज। एफडी इन्वेस्टर्स करीबन 25 करोड़ है। तो ये बड़ी सेकुलर स्टोरी है। मैं हम लोग इसको थोड़ा लाइटर में टोल नाका स्टॉक्स बोलते हैं, सीडीएसएल को, कैम्प्स को, क्योंकि आप हर चीज पे रेवेन्यू बनाते हैं। केवाईसी पे आप 40-45 रुपीज बनाते हैं। कितनी बार केवाईसी होता है हमने ऑलरेडी देखा है। फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है वो मार्केट रिलेटेड है, फिर एन्युटी रेवेन्यू है। तो हमारा एक्सपोजर कैम्प्स और सीडीएसएल में ज्यादा है, बट बीएससी में भी हमारा एक्सपोजर है। और अनलिस्टेड मार्केट में हमने एनएसडीएल, एनएससी और काफी कुछ चीजें करी है। तो मेरा काफी कंस्ट्रक्टिव हुआ। इस स्पेस को आपको देखने की जरूरत नहीं है, बाय एंड फॉरगेट है टिल 2030। चलिए, अच्छा तो है, कुछ तो है कि जिसे हम खरीद के भूल सकते हैं। अच्छा, एक स्पेस और आपसे जिस पर राय लूँगा गुरमीत जी, जिसको एक बड़ा एडवांटेज लास्ट 1 महीने में मिला है, वो है गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ। अब गोल्ड के प्राइस जिस ट्रेजेक्ट्री में आ चुके हैं, आपको एक सब्सटेंशियल जंप में लगभग 10,000 रुपये का अंतर आ गया है एवरेज लास्ट 3 मंथ ट्रेजेक्ट्री से। आप लोगों ने क्या ऐड किया है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में या फिर एनबीएफसीज में? हम थोड़ा सा इसमें काउंटर सिक्लिकल व्यू ले रहे हैं। हम जो एनबीएफसीज में थोड़ा स्ट्रेस आया, जो आरबीआई के एक्शंस हुए, और हमें थोड़ा वैल्यूएशन कम पर लगता है, तो हमने बजाज फाइनेंस में एक्सपोजर बढ़ाया है। एक हमने छोटी एनबीएफसी ऐड करी है पोर्टफोलियो में, यूग्रो, क्योंकि मेजॉरिटी एमएसएमई में फोकस्ड है। वो 12 to 18% यील्ड पे काम करते हैं। 50-60% बुक सिक्योर्ड है। इस वजह से उनका क्रेडिट कॉस्ट हमेशा 2% के नीचे रहता है। अभी प्रेफरेंशियल इशू भी कर रहे हैं, कैपिटल रेज भी हो रहा है, और 1.5 बुक वैल्यू पे है। इस साल 125 करोड़ के आसपास का मुझे लगता है पैट करेंगे। तो अगर आप मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो 18-19 टाइम्स अर्निंग्स पे है। तो निश पे है। हमने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण थोड़ा सा ऐड किया करेक्शन में। हमें लगता है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि वो उसमें स्ट्रक्चरल लीवर्स है, रिस्क अंडरराइटिंग बहुत अच्छी है। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण सबसे बड़ी कंपनी है इस स्पेस में। और थोड़ा सा चोला में भी एक्सपोजर हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब लिक्विडिटी ईज होगी, इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी, हो सकता है 1 क्वार्टर और लगे, थोड़ा सा आपको शायद साइकिल में अर्ली आना पड़े। मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में वो आउट परफॉर्म करेंगी जो वेल रन एनबीएफसी में। तो यहाँ पे हमने क्या है, होम फर्स्ट में हम ऑलरेडी काफी टाइम से हमारा निवेश है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए गुरमीत चड्ढा के व्यूज़। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।